गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको दिल्ली सल्तनत कंप्लीट करवा रहे हैं। खास कर ये मध्यकालीन इतिहास में जो शासक आए थे उनको आपको कहानी के माध्यम समझा के बता रहे हैं किस तरह से वो लोग शासन किए थे, क्या क्या उनकी शासन की विशेषता थी और इसी में हमने अभी तक क्या देखा है उसको समझते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि गुलाम वंश की स्थापना कैसे होती है। मोहम्मद गोरी जो कि गौर नामक क्षेत्र में रहता था अफगानिस्तान में, वहाँ से भारत आता है, भारत में आक्रमण करता है, पृथ्वीराज चौहान को हराता है, जयचंद को हराता है, पृथ्वीराज चौहान को तराई देती युद्ध में हराता है और जयचंद को हराता है, भारत में कई क्षेत्र को जीत लेता है। इसी समय उसको पता चलता है। हम पिछला आपको बता रहे हैं, पिछला अभी तक हमने जो पिछले वीडियो में जो जो चीज़ें देखा था समझा था उसको समझ थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उसे पता चला कि गौर में जहाँ से वो आया था उस वहाँ पर विद्रोह हो गया, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए ये वापस लौटा। तो वापस लौटते वक्त भारत जब ये पहुँचा था, भारत के जस्ट बगल पाकिस्तान है, ये तो आपको समझ में आता है। पाकिस्तान के जस्ट बगल अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान से आया था। तो अफगानिस्तान के क्षेत्र, पाकिस्तान में सिंध प्रांत का क्षेत्र और भारत में दिल्ली का क्षेत्र, टोटल ये जीत चुका था। जब यहाँ से लौटा तो इसके तीन मुख्य सेनापति थे। एक का नाम था ताजुद्दीन एलदौज, एक का नाम था नासिरुद्दीन कुबाचा, एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने अपने जीते हुए राज्यों को तीन भागों में बांटा। भारत का जो क्षेत्र जीता था इसने दे दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत के जस्ट बगल पाकिस्तान में जो सिंध वाला प्रांत जीता था उसने दे दिया नासिरुद्दीन कुबाचा को। अगर आपको समझ में ना आए तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद इसने जो अफगानिस्तान में क्षेत्र जीता था उसे दे दिया ताजुद्दीन एलदौज को। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐबक यहाँ शासन करता है। उसके जस्ट बाद उसका बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसने कुतुबी वंश डाला था। उसके बाद उसका बेटा आता है आराम शाह, आराम शाह के बाद आता है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद आता है रजिया, रजिया के बाद आता है नासिरुद्दीन महमूद, उसके बाद बलबन, बलबन के बाद उसके ही वंश का उसका बेटा राज करने से मना करता है और गुलाम वंश का एक अंतिम शासक आता है। उसका नाम था क्यूमर्स, शमसुद्दीन क्यूमर्स पूरा नाम था इसका। क्यूमर्स भी एक कह सकते हो आपकी बहुत कमज़ोर शासक था और उसकी हत्या उसी का सेनापति जलालुद्दीन खिलजी ने कर कर एक नए वंश की नींव डाली, खिलजी वंश। इस तरह से गुलाम वंश खत्म हुआ। गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स था। 1320 तक चलता है। 1290 में जो गुलाम वंश खत्म होता है तो 1290 से 1320 तक चलता है खिलजी वंश। तो आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। बात क्लियर हो रही है? पिछला हमने क्या देखा था उसको हमने आपको रिकॉर्ड करा दिया है। अब आगे चलते हैं और आज से देखते हैं खिलजी वंश। कोशिश करेंगे गुलाम वंश खत्म, खिलजी वंश क्या पूरा दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाए। चलिए कहानी को दिमाग में समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा जितना समझेंगे। अगर एक बार भी आप रामायण की तरह इसको याद कर लिए तो गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत से कोई भी क्वेश्चन आएगा गड़बड़ नहीं होगा, गलत नहीं होगा, बार बार रटने वाला झंझट खत्म हो जाएगा। चलिए फिर खिलजी वंश को शुरू करते हैं। हालांकि पिछला वंश हमने रिपीट करा दिया है, अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, उसके आगे से इसको देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश की बात करें तो इसका जो समय था 1290 से 1320 तक था और इसका जो संस्थापक था कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, क्योंकि इसी ने क्यूमर्स की हत्या की थी और एक नए वंश की नींव डाली, खिलजी वंश। चलिए शुरू करते हैं जलालुद्दीन खिलजी से। अब बात करें जलालुद्दीन खिलजी की तो इसने शासन किया था 1290 से 1298, केवल 8 साल शासन किया था। कहीं कहीं 96 मिलता है तो आप 96 ही मान के चलो। 1296 तक इसने शासन किया था। सन नहीं पूछा जाता क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन पूछा जाता है ये जो मोटा मोटा सन होता है वो ज़रूर पूछा जाता है, लेकिन अक्सर दिल्ली सल्तनत से उनके काम पूछे जाते हैं। तो अब जलालुद्दीन खिलजी की अगर बात करें तो मोटा सा बात आपको याद होगा कि इसने खिलजी वंश की स्थापना की, तो इसे कह सकते हैं खिलजी वंश का संस्थापक था। और इसकी उम्र अधिक थी क्योंकि ये बहुत दिनों तक गुलाम वंश में सेनापति रह चुका था। तो नया नया तो ये नई उम्र में तो शासक बनेगा नहीं, सिंपल सी बात, बहुत बूढ़ा हो चुका होगा। उम्र अधिक थी। इसके शासक बनने पर उस समय कड़ा मानिकपुर का सूबेदार मलिक छज्जू था, जो कि कौन था? बलबन, आप सुने होंगे, बलबन का भतीजा था मलिक छज्जू। जिस समय यह शासक बना था ना उस समय कड़ा मानिकपुर, याद होगा आपको, इलाहाबाद के पास है, वहाँ का जो शासक था, सूबेदार था, वो था मलिक छज्जू। कौन था वो? फिर से समझिएगा, कहानी समझिएगा। बलबन के एक पोते की हत्या किया था शमसुद्दीन, क्यूमर्स नाम था, उसकी हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। ये बात क्लियर हो रहा है? और जब ये शासक बना तो उस समय इलाहाबाद के पास एक स्थान है कड़ा मानिकपुर, वहाँ का जो सूबेदार था वो था मलिक छज्जू, जो कि बलबन का ही भतीजा था। इसने विद्रोह कर दिया क्योंकि जब ये शासक बने सिंपल सी बात, विद्रोह कर देगा। और इस विद्रोह को दबाने के लिए जलालुद्दीन ने अपने भतीजे, और दामाद भी था, जलालुद्दीन का एक भतीजा था उसका नाम था अलाउद्दीन, और इसका दामाद था क्योंकि जलालुद्दीन ने अपनी बेटी की शादी उससे कर दिया था। जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को भेजा और वो जाकर विद्रोह दबाया, मतलब कि मलिक छज्जू को हराया, उसको शांत कराया।
अब जलालुद्दीन ने ईरान के एक फ़कीर थे, जलालुद्दीन ने ईरान के फ़कीर सीदी मौला, जिसके हज़ारों समर्थक थे। ईरान का एक फ़कीर था, उसका नाम था सीदी मौला, नाम सुनिएगा। सीदी मौला के बहुत सारे समर्थक, फ़कीरों के बस उस टाइम बहुत समर्थक होते थे। सिंपल सी बात है, धर्म प्रधान देश, मतलब कि मुस्लिम प्रधान कंट्री थी, तो फ़कीरों के समर्थक होंगे ही। अपने यहाँ पर जैसे धर्म को लेकर कितनी बातें, कितना विवाद हो जाता है। तो सीदी मौला को, जिसके हज़ारों समर्थक थे, इसने हाथी से पैरों तले कुचलवा दिया था, क्योंकि इसने नासिरुद्दीन महमूद की बेटी से शादी करके सुल्तान बनना चाहा। नासिरुद्दीन महमूद याद है आपको? याद होगा आपको, ध्यान से याद करिए कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था नासिरुद्दीन महमूद के बारे में। याद आया? अरे ये वही नासिरुद्दीन महमूद है जो टोपी सिलकर जीवन व्यतीत करता था। नहीं याद आया? अरे वही नासिरुद्दीन महमूद है जिससे बलबन ने अपनी बेटी की शादी कर दी और पूरा प्रशासन अपने हाथ में ले रखा था। याद होगा, आया होगा। तो इसने क्या किया, ये जो सीदी मौला था, ये क्या कर रहा था, ये नासिरुद्दीन महमूद की एक बेटी थी, उससे शादी करके ये सुल्तान बनना चाहता था, क्योंकि सुल्तान तो बलबन का मतलब कि शासन तो बलबन का ही था। तो बल मतलब गुलाम वंश तो बलबन के ही अंतर्गत आता था, तो ये शासक बनना चाहता था। इसलिए इसने क्या किया, उसको हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। और बाकी, और ये अपनी ज़िंदगी में बहुत कड़ाई से, मतलब बहुत कठोर काम नहीं किया, बस यही एक दो काम मिलते हैं, नहीं तो बहुत उदार दिल का था ये। इसकी उदार नीति और बहुत निरंकुशवाद थी, और ये नहीं चाहता था कि बेवजह कोई मुस्लिम मरे या फिर कोई धार्मिक व्यक्ति मरे। आइएगा, आप थोड़ी सी कहानी समझते हैं। ये है अलाउद्दीन खिलजी और ये है जलालुद्दीन खिलजी। ध्यान से समझिएगा कहानी। जलालुद्दीन खिलजी बहुत दिन सेनापति था बलबन के, मतलब गुलाम वंश में। उसके बाद किसी तरह से उस वंश को समाप्त किया और खुद एक नया वंश बनाया। ये तो समझ में आता है आपको। अब क्या हुआ कि यह बहुत अधिक उम्र का था, और ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, इस जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, और जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी की शादी इससे कर रखी थी, तो इसका दामाद भी हुआ। लेकिन बहुत दिन से इंतजार में था कब ये बंदा गद्दी खाली करे और मैं शासक बनूं। राजा बनने की इच्छा होती भाई, बहुत लोग तो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी, बहुत महत्वाकांक्षी था ये चाहता था कि यह बंदा गद्दी खाली करे, बूढ़ा हो गया है घर बैठे, अब मैं शासन करूंगा। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी गद्दी छोड़ने वाला ही नहीं था, वो छोड़ ही नहीं रहा था। अब बात थी 1296 की। अलाउद्दीन खिलजी को, इस जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को भेजा कहाँ पर, देवगिरी में। ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र में है देवगिरी, वहाँ पर भेजा। और वहाँ पर उस समय शासक थे रामचंद्र देव, यादव वंश से संबंधित है रामचंद्र देव। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब देवगिरी पर आक्रमण किया, देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक उस टाइम रामचंद्र देव थे। ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को भेजा कि जाइए देवगिरी पर आक्रमण करिए और रामचंद्र को हराइए और वहाँ से लूटपाट करके वापस आइए, मतलब जितना पैसा मिले लूट लीजिए और उस राज्य को अपने में मिला लीजिए। ये बंदा गया, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वहाँ गया और रामचंद्र देव को हराया और भयंकर लूटपाट की और बड़ी मात्रा में पैसे जीता, मतलब पैसे लूटा और वहाँ का क्षेत्र भी जीत लिया और वहाँ से वापस लौटा। और ये खबर पहले भिजवा दी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पास, मतलब अपने चाचा के पास। चाचा ही लगेगा अगर ये भतीजा लग रहा है तो, और वैसे भी कह सकते हैं तो उसका ससुर भी लगेगा क्योंकि शादी किया था बेटी की। तो भिजवा दिया अपने सैनिक से, जाओ बता दो जीत के आ रहे हैं, खुश हो जाए। तो जलालुद्दीन खिलजी जब ये खबर सुना कि मेरा भतीजा जीत के आ रहा है तो बहुत खुश हुआ, और वो खुशी खुशी रास्ते में से मिलने के लिए, सरप्राइज देने के लिए, सरप्राइज उस टाइम भी दिया जाता था, सोचिए। आज भी, आजकल नहीं, उस टाइम भी लोग सरप्राइज देते थे। सरप्राइज देने के लिए चलते हैं भतीजे को सरप्राइज देंगे, रास्ते में मिलते हैं उससे। उधर से चल दिया ये, और ये कड़ा मानिकपुर पहुंचा था, यहीं रुका था। इधर से अलाउद्दीन खिलजी भी लौटा था, ये भी मिलना चाहता था। और जब ये दोनों मिले, 1296 की बात है, याद रखिएगा, मिले, धोखे से अलाउद्दीन खिलजी, इस भतीजे ने, इस दामाद ने धोखे से जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। हत्या क्यों किया? सिंपल सी बात समझ में आता होगा आपको, राज्य चाहिए भाई, राजा बनना है, इसे शासक बनना है। इसकी हत्या की और ये शासक बन गया। एक इतिहासकार लिखता है कि अभी जलालुद्दीन खिलजी की गर्दन से, कटे हुए गर्दन से खून टपक ही रहा था और इधर ये सुल्तान बन गया, इधर इसका मतलब कि राज्याभिषेक हो रहा था। सोचिए कितना निर्दयी रहा होगा कि एक आदमी को मार कर उसके गर्दन से भी खून टपक रहा है, इधर ये शासक बन गया। अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान दीजिएगा, खिलजी वंश में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण है जिसे आपको पढ़ना है, भले इतना कठोर रहा, बड़े इतना निरंकुश रहा, बड़े इतना कट्टरवादी रहा, कुछ भी कह लो, लेकिन इतना काम किया, इतना प्रयोग किया अपने वंश में, इतना काम किया अपने शासन के दौरान कि मजबूरी में हमें इसके बारे में पढ़ना पड़ता है। खिलजी वंश में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी से आते हैं, ना कि जलालुद्दीन खिलजी से। ध्यान दीजिएगा। चलिए अलाउद्दीन खिलजी को शुरू करते हैं अलाउद्दीन खिलजी को।
सोचिए जब इतनी देर मेहनत करने के बाद और आपका मन मुताबिक अगर आपकी जॉब आपको मिल जाए तो कितनी खुशी की बात होगी। सोचिए आप लड्डू बंटवाएंगे, बहुत लोग तो हवन करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, बहुत लोग इतने ज़्यादा खुशी होते हैं कि नौकरी मिली नहीं कि शादी भी कर लेते हैं ना। ये बहुत ज़्यादा खुशी का मौका होता है। तो ये एक खुशी होता है, लोग जताते हैं कि हाँ देखो मैं जो चाहता था पा लिया। अब सोचो अलाउद्दीन खिलजी तो बहुत दिन से चक्कर में था, राजा बन जाओ राजा बन जाओ। हालांकि गद्दी मिली नहीं, इसने छीन लिया। ये होता है छीन लेना। ऐसा होता ना, जॉब मिली नहीं थी, मैंने छीन लिया दूसरों से। इतनी मेहनत किया कि दूसरों से मैंने जॉब छीन ली। वही चीज़ थी, ये मेहनत नहीं किया था, इसने तो हत्या कर दी। अला जलालुद्दीन खिलजी के चक्कर में था कि ये मरे या फिर गद्दी छोड़े तो मैं शासक बनूं। वो ना तो मरा ना तो गद्दी छोड़ा, इसने उसकी हत्या ही कर दी और शासक बन गया। अब जब ये शासक बना तो बहुत खुश हुआ। खुश हुआ तो क्या किया जानते हो? सबसे पहले इसने अपने नाम के कई तरीके से अपने नाम को जगह जगह उल्लेखित करवाया। नाम क्या क्या था? किरण सानी, सिकंदर द्वितीय, खलीफा का नायब, विश्व का सुल्तान, सुल्तानों का सुल्तान, जनता का चरवाहा। पता नहीं कितने नाम से अपने को अलंकृत कर लिया और शासक बन के बैठ गया। एक बात सुनिएगा, उस टाइम जो खलीफा होता था उस समय पूरे विश्व का धर्मगुरु, विश्व के मुसलमानों का वो धर्मगुरु होता था। पूरे विश्व के मुसलमान वही करते थे जो वो बोलता था। और अगर कोई कहीं शासक बनता तो वो इन खलीफाओं से स्वीकृत लेता था कि मुझे राजा के रूप में आप स्वीकृत दीजिए। आपको याद होगा मैंने बताया था इल्तुतमिश को मिली थी स्वीकृत, इसीलिए उसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बताए थे हम, याद होगा आप गुलाम वंश में। लेकिन बलबन ऐसा था, उसने खुद को खलीफा का वो खलीफा से स्वीकृत नहीं मांगा। उसने खुद को खलीफा का सहायक बना लिया कि मैं खलीफा का सहायक हूँ, मैं खलीफा की सहायता के रूप में देश में काम करूँगा। लेकिन जब ये शासक बना, मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बना ना, तो इसने अपने को खलीफा के नियंत्रण से मुक्त कर लिया कि मुझे खलीफा से कोई मतलब नहीं है, मैं अपना शासन करूँगा। समझ रहे हैं ना? इसने आदेश दिया कि कोई सरदार, इसके दरबार में जितने भी सरदार थे, इसने आदेश दिया कि कोई भी सरदार बिना मेरे आदेश के किसी दूसरे सरदार के यहाँ शादी नहीं करेगा। मतलब समझ रहे हो ना आप? एक सरदार दूसरे के यहाँ शादी करेगा, वो तीसरे के यहाँ शादी करेगा, ऐसे ऐसे सरदारों का गठबंधन हो जाएगा और सरदार मिलकर हमारे ऊपर आक्रमण ना कर दें, कहीं मैं कमज़ोर ना हो जाऊँ, कहीं मैं हार ना जाऊँ। इसलिए इसने कहा अगर कोई सरदार अपनी बेटी की शादी दूसरे सरदार के यहाँ करना चाहता है तो पहले ये मुझसे स्वीकृति लेगा। जब तक मैं आदेश नहीं दूंगा शादी नहीं कर सकता। कहीं और कर ले ठीक है, लेकिन सरदार के यहाँ नहीं कर सकता। सरदार मतलब समझते हो? आपके पंजाबी सरदार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये सरदार जो उसके यहाँ पर सैनिक होते थे, जो सेनापति लोग होते थे, उनकी बात कर रहा हूँ। क्लियर है? तो थोड़ा सा तो नियंत्रण रखा ना इसने। और क्या काम किया ये समझिए। इसने सरदारों को जो उस टाइम जो सरदार होते थे उनके पास बहुत ज़मीन होती थी, क्योंकि एक तब व्यवस्था शुरू हुई थी, जानते हो आप। पैसे की जगह ज़मीन दी जाती थी। इल्तुतमिश ने शुरू किया था, हमने कल के वीडियो में आपको बताया था। तो बहुत सारे सरदारों के पास बहुत सारी ज़मीन थी, तो इसने क्या किया, बहुत सारे सरदारों की ज़मीन ही छीन ली। और उसके अलावा ये वक्त एक कर लेता था। वक्त क्या था? ये धार्मिक सेवा के बदले मिलने वाली ज़मीन होती थी, इसे वक्त बोलते थे। वक्फ वक्फ क्या होता था? धार्मिक सेवा के बदले जो ज़मीन मिलती थी उसे बोलते थे। मिल्फ होता था उस टाइम। एक मिल्फ क्या होता था? इनाम या पेंशन के बदले जो ज़मीन मिलती थी उसे मिल्फ बोलते थे। और सरकारी ज़मीन, जिसे उस टाइम जो सरकारी ज़मीन होती थी उसे खालसा बोलते थे। ये तमाम प्रकार की ज़मीनें ये छीनना शुरू कर दिया। आप सोचो छीनने के पीछे उद्देश्य क्या रहा होगा? सरदारों को कमज़ोर किया जाए। अगर सरदार कमज़ोर रहेंगे तो हमारे नियंत्रण में रहेंगे, सरदार मजबूत हो गए तो हमें ही हरा देंगे। बहुत ज़बरदस्त दिमाग लगाया था और सबको अपने नियंत्रण में कर लिया। और इसने भूमि की पैमाइश करवाई, टैक्स लिया, भूमि की नाप जोख करवाया और टैक्स लिया। और इसने 50% तक टैक्स लिया। मतलब भूमि की पैमाइश कौन करवा रहे पहली बार? अलाउद्दीन खिलजी। याद रहेगा आपको, पूछा जाता है कि सल्तनत काल के किस सुल्तान ने पहली बार भूमि की पैमाइश नाप जोख करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा। इसने मकान पर घर ही चर लिया कि आपका घर ही हमारे सल्तनत, हमारे साम्राज्य क्षेत्र में आता है, आप हमें टैक्स दीजिए। तो कौन सा कर था वो? घरई कर। इसने गाय चराने पर चराई कर लिया। दुधारू पशुओं पर जो चारा का जो पैसा लगता, चारा जो खिलाया जाता था उस पर टैक्स लेता था, तो चराई कर बोला जाता था। तो घरई चराई कर कौन लगाया? अलाउद्दीन खिलजी। इसने अपने पास अस्थाई सेना रखा और सबको नगद वेतन देने की सुविधा शुरू की। अभी तक क्या था? जमीन दी जाती थी, एकता व्यवस्था याद होगा आपको। लेकिन अब इसने नगद वेतन, ये पूछा जाता है घरई कर और चराई कर किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी। अस्थाई सेना रखना किसने शुरू किया? तो अस्थाई सेना रखना शुरू किया अलाउद्दीन खिलजी। नगद वेतन देना किसने शुरू किया?
तो नगद वेतन भी देना शुरू किया अलाउद्दीन खिलजी। इसके पहले ज़मीन दी जाती थी। उस टाइम क्या होता था, जो छोटे छोटे सरदार होते थे, अगर बगल का कोई सरदार कहीं लड़ाई पे जा रहा है तो क्या करता था, दूसरे सरदार से मदद मांग लेता था। तो कुछ घोड़े, कुछ सैनिक उसके साथ भेज देते थे। सरदार अपने नाम के, अपने दम पर भेज देते थे कि जाओ ठीक है, लड़ाई करके वापस आ जाना, इतना पैसा मिलेगा। तो राजा ये जानता था कि हमारे नाम का इस्तेमाल करके, सॉरी, राजा ये जानता था कि हमारे नाम का इस्तेमाल करके ये लोग, कुछ घोड़े, कुछ सैनिक दूसरे के यहाँ भेज देते थे कि वहाँ पर लड़ाई में चले जाएं, शामिल हो जाएं, वापस आ जाएंगे। तो इन सब को रोकने के लिए, मतलब सैनिकों में धांधली ना हो, सैनिक, हमारे सैनिक दूसरे के यहाँ ना जाएं, और हमारे सैनिक पहचान में आए, कोई बहरूपिया आए तो पहचान में आ जाए, हमारे अगर सैनिक में कोई बहरूपिया घुसे तो पहचान में आ जाए, हमारे घोड़े अगर कोई चुरा रहा है तो पहचान में आ जाए। तो इसके लिए इसने क्या किया, इसने घोड़ों पर दाग लगवाना शुरू किया। ध्यान दीजिएगा, घोड़ों पर ठप्पा, मोहर कह सकते हो, दाग लगवाना शुरू किया ताकि पहचान में आ जाए कि अलाउद्दीन खिलजी के घोड़े हैं। सैनिकों का एक हुलिया बनवाना शुरू किया, इसी हुलिया में हमारे सैनिक रहेंगे, अगर इसी हुलिया का कोई, अगर कोई दूसरा है तो इस हुलिया में नहीं रहेगा तो पकड़ में आ जाएगा। तो हुलिया प्रथा, घोड़े की दागने की प्रथा, अस्थाई सेना, नगद वेतन, घरईचर, करईचर, भूमि की नापजोख, कितने काम किए, और ये सब उठा उठा के क्वेश्चन पेपर में पूछता है। इसके अलावा भी इसे लगता था कि सैनिक विद्रोह न कर जाए, सैनिक छोड़ के किसी दूसरे सेना में शामिल न हो जाए, इसलिए सैनिकों पे कंट्रोल करने के लिए इसने 5 मुख्य सेनापति बनाए। एक का नाम था जफर खान, एक का नाम था उलुग खान, एक का नाम था नुसरत खान, एक का नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर का नाम सुने होंगे आप। इसे 1000 दिनारी कहा जाता है क्योंकि यह एक हिजड़ा था। हिजड़ा जानते हैं ना? हिजड़ा था। हिजड़े को इसने खरीदा था 1000 दिनार में, इसलिए इसे 1000 दिनारी कहते हैं। मलिक काफूर इसका नाम था। और एक था अलद खान। 5 सेनापति अलग से बनाए थे इसने सैनिकों को कंट्रोल करने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों की सुरक्षा के लिए सीरी शहर बनवाया था, सीरी का किला बनवाया था। याद होगा आपको, सीरी शहर, सीरी का किला। अलग से एक बात याद रखिएगा, कुतुब मीनार के पास एक अलाई मीनार बनवाया था इसने। कुतुब मीनार के जस्ट पास ही है अलाई मीनार। किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखिएगा, ये सब चीज़ें पूछा जाता है। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, 1000 खंबा महल, जिसे बोलते हैं 1000 सीतून महल या फिर 1000 खंबा महल, किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी। जमायत खाना मस्जिद किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी। ये सब अब दिल्ली में मिल जाएगा। सोचिए कितने काम किया इसने। और जानते हैं आप, खिलजी वंश में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आता है, इसलिए आपको जलालुद्दीन खिलजी ना भी याद रहेगा चलेगा, लेकिन आपको अलाउद्दीन खिलजी याद होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अभी इसने बहुत सारे काम किए हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोगों से एक शिकायत है। शिकायत ये है कि आप लोग चैनल को शेयर नहीं करते दूसरों के पास। जब तक अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे, चैनल के बारे में लोग जानेंगे कैसे? आप लोग हेल्प करोगे तभी ये आगे बढ़ेगा, तभी ये ग्रो करेगा। तो थोड़ी सी हेल्प करिए आप लोग भी। इतनी मेहनत आपके लिए हम करते हैं, तो थोड़ी सी हेल्प तो आप भी कर सकते हो हमारे लिए। चलिए आगे चलते हैं, सुनिएगा। इसके समय मंगोलों के आक्रमण बहुत हुए। तो मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए इसने क्या किया कि बलबन ने जितने किले बनवाए थे सबका पुनर्निर्माण करवाया इसने। कुछ मंगोल आक्रमणकारी जो इसके समय आक्रमण किए थे उनके नाम जान लीजिए। 1299 में कुतुलुक खां तारगी ने आक्रमण किया था। 1305 में तताक खां अली बेग ने आक्रमण किया था। 1306 में इकतबाल मंद ने आक्रमण किया था। ये सब मंगोल आक्रमणकारी थे, इसी के समय में आक्रमण किए थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्तनत काल के किस शासक के समय में सर्वाधिक मंगोलों ने मतलब सर्वाधिक बार मंगोल आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए। तो सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके समय में हुए? अलाउद्दीन खिलजी। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सब पूछे जाते हैं, इनको याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। तो ऑप्शन तो याद हो जाएगा आपको। कुछ चीज़ें और बताता हूँ। 1298 में इसने गुजरात पर आक्रमण किया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और उस समय वहाँ के जो शासक थे वो थे कर्ण सिंह बघेला। सुनते रहिए, ये सब पूछा नहीं जाएगा लेकिन थोड़ा सा जानते रहिएगा। 1301 में इसने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। याद होगा आपको। 1301 में रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में। उस समय राजस्थान का शासक कौन था? हमीर देव थे। 1303 में इसने बंगाल, तेलंगाना पर आक्रमण किया। तो बंगाल का उस टाइम जो शासक था वो थे शमसुद्दीन, और तेलंगाना में प्रताप रुद्रदेव थे। और 1303 में ही इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। याद होगा आपको, चित्तौड़ पर। उस समय वहाँ के शासक थे राणा रतन सिंह। उनकी बीबी थी पद्मावती। याद होगा आपको, पद्मावती। पद्मावत मूवी भी आई थी, पद्मावत। पद्मावती के बारे में कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी इनके लिए पागल था, मतलब कि बहुत पसंद करता था, मतलब इनकी खूबसूरती के बारे में सुना था, इसलिए वो परेशान था इनको देखने के लिए। और धोखे से वो राणा रतन सिंह को बंदी बनाता है
और धोखे से अपने सैनिक इनके चित्तौड़ के किले में अंदर करवाता है। मारकाट होता है, जानते हो महारानी पद्मावती जौहर कर ली थी। तो खिलजी के ऊपर एक मूवी आई थी, अभी आप देखे होंगे, तो उसमें ये सब चीज़ें दिखाया गया था। हालांकि पद्मावती कभी भी खिलजी के सामने नहीं आई थी। उन्होंने उनका चेहरा जो देखा था पानी में देखा था, याद होगा आपको, दिखाया गया था, उस मूवी में भी दिखाया गया था, आप देखे होंगे। छोड़िए, किसी काम का नहीं है। तो राणा रतन सिंह थे और उनकी पत्नी थी पद्मावती, जो कि खिलजी से संबंधित चित्तौड़ से थे। और अमीर खुसरो का नाम सुने होंगे आप। अमीर खुसरो ने खजाइन फतूह नामक एक नाटक लिखा था, एक ग्रंथ लिखा था, ग्रंथ कह सकते हो, नाटक कह सकते हो। खजाइन फतूह, याद रखिएगा, पूछा जाता है, अमीर खुसरो ने लिखा था, जिसमें उसने सुलेमान खिलजी थे और सैवा पद्मावती थी। मतलब उसमें दो नायक नायिकाएं थे, सुलेमान और सैवा। तो उसमें सुलेमान खिलजी को बनाया था और सैवा पद्मावती को बनाया था। हालांकि आप ये सब सुलेमान सैवा ना याद रहे चलेगा, लेकिन आप ये तो याद रखिएगा, खजाइन फतूह अमीर खुसरो की रचना है, जानते रहेगा। और इसने अब खिलजी की बात करते हैं। 1305 में इसने मालवा पर आक्रमण किया था। वहाँ के शासक थे, मालवा गुजरात में है, वहाँ के शासक थे महलक देव। 1307 में इसने देवगिरी महाराष्ट्र पे आक्रमण किया था। वहाँ के शासक रामचंद्र देव थे और वहाँ पर आक्रमण किया तो रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण किया, याद होगा आपको। इसके पहले भी उसने कर चुका था, इसके पहले भी उसने वहाँ आक्रमण कर चुका था पहले से भी। जब रामचंद्र देव पर आक्रमण किया तो रामचंद्र देव की बेटी इनको पसंद आ गई, उसका नाम था जलवंती। जलवंती इनको पसंद आ गई और इसने क्या किया, शादी कर लिया जलवंती से। रामचंद्र देव बच गए। शादी कर लेते हैं तो लोग, जब शादी करते हैं तो रिश्तेदार को कौन मारने वाला है? या तो राजा मर जाए और जीतने वाला राजा ज़बरदस्ती शादी कर ले, एक कंडीशन ये बनती थी। दूसरी कंडीशन ये बनती थी कि राजा स्वेच्छा से बोले कि हाँ भाई, मेरी बेटी या फिर मेरी बहन से शादी कर लो, छोड़ दो हमें। याद होगा आपको, अकबर ने यही किया था। जोधा भाई का नाम याद होगा आपको। जोधा भाई से शादी कर लिया था, राजपूताने को छोड़ दिया था, पूरा राजपूताना छोड़ दिया था, नहीं तो राजपूताना को तहस नहस कर देते अकबर, याद होगा आपको। तो ऐसे राजा लोग संधिया समझौता कर लेते, याद होगा आपको। यही नीति अपनाया था ऐबक, याद होगा। नासिरुद्दीन को बादशाह और ताजुद्दीन अल्दौस से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो ये राजाओं की एक नीति होती है। देखिए, धर्म जात पात ये तब आता है ना, ये उनके पास ये चीज़ें सौंप दी जाती है जिनको कोई काम नहीं होता, उनको जात पात के नाम पे लड़ा दिया जाता है। जिनको प्रशासन करना है, जिनको अपनी ज़िंदगी जीना है, जिनको बड़े लंबे समय तक कहीं समाज में रहना है ना, वो इन सब के चक्कर में पड़ते नहीं। वो देखते कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। वो आगे बढ़ने के लिए हर प्रक्रिया अपनाते हैं। उसमें ये नहीं देखते कौन किस धर्म का है, कौन किस जात, तब जात धर्म नहीं देखा जाता। वही नेता लोग जो जात धर्म के नाम पे हमें आपस में लड़ाते रहते हैं, आप अगर उनका व्यक्तित्व जीवन, उनका निजी जीवन जब खंगालोगे ना, उनके निजी जीवन के बारे में पता करोगे ना, तो पता नहीं वो कितने निम्न और उच्च जातियों से जुड़े रहते हैं। कैसे जुड़े रहते हैं? रिश्तेदारी में जुड़े रहते हैं। और वो समाज में क्या करते हैं, धर्म के नाम पे आम जनता को लड़ाते रहते हैं। इसलिए इनसे बचिए आप लोग, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, वो आपके लिए ज़रूरी है। चलिए, तो उसके बाद इसने 308 में सिवाना पर आक्रमण किया था, वहाँ के राजा शीतल देव थे। 309 में तेलंगाना पर आक्रमण किया था, वहाँ के शासक, वहाँ के जो राजा थे प्रताप रुद्र देव थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रताप रुद्र देव। और इनके साथ कौन गया था? मलिक काफूर, याद होगा आपको, हजार दिनारी जिसे बोलते थे, हिजड़ा था एक। तो जब यहाँ पर तेलंगाना पर आक्रमण किया तो वहाँ पर जो शासक थे प्रताप रुद्र देव, इन्होंने क्या किया, मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया। तो तेलंगाना से मिला था, आप तो जानते हो कोहिनूर हीरा, तो तेलंगाना से मिला था और पाया कौन? मलिक काफूर पाया। लाके किसको दिया होगा? दिया होगा अलाउद्दीन खिलजी को। तो सबसे पहले कोहिनूर हीरा कहाँ आया है? अलाउद्दीन खिलजी के पास, याद रहेगा। आइए, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ और चीज़ें जानते हैं। हमने आपको कितनी बार बताया, हमने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी है। ये आपको तैयार होना चाहिए। पूरे खिलजी वंश में यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ चीज़ें और जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को भारत का समुद्रगुप्त कहा जाता है, याद रखिएगा, भारत का समुद्रगुप्त कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का जो दरबारी कवि था उसका नाम था अमीर खुसरो। इसे भारत का तोता भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को नहीं कहा जाता, अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। और अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का, मतलब उसके दरबार में रहता था। जानते हो आप, जो अमीर खुसरो था, इसने तबला और सितार का आविष्कार किया था। तबला और सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो ने ही खड़ी बोली और उर्दू भाषा का विकास किया था। हिंदी खड़ी बोली का विकास का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। और
इसकी पुस्तक का नाम हमने बताया था खजाइन फतूह, अमीर खुसरो ने लिखा था। इसके अन्य पुस्तक हैं कुछ, मतलब अमीर खुसरो की कुछ और पुस्तकें हैं, नाम बता रहा हूँ मैं, याद रखिएगा। एक पुस्तक का नाम है देवल देवी, मतलब सॉरी, देवल देवी और खिजर खां के ऊपर उसने लिखा है। उस पुस्तक का नाम है आसिका लिखी, सॉरी आसिका, सॉरी, उस पुस्तक का नाम है आसिका। एक पुस्तक लिखा आसिका, किसने लिखा है? सॉरी अमीर खुसरो ने। और एक पुस्तक और थी खजाइनुल फतूह, ये भी किसने लिखा? अमीर खुसरो ने। एक पुस्तक और थी नूह सिपिहर, ये भी किसने लिखा? अमीर खुसरो ने। एक पुस्तक और है फतूह सिपिहर, इसको भी अमीर खुसरो ने लिखा है। और एक पुस्तक और है तुगलकनामा, किसने लिखा? अमीर खुसरो ने, याद रखिएगा। तो ये तमाम पुस्तक किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो के बारे में ही कहा जाता है कि वह लेखक या फिर वह कवि कौन था जो कई सुल्तानों का समय देखा था, मतलब कई सुल्तानों के समय में वो रह चुका था, तो वो है अमीर खुसरो ही थे। और उस तुगलक वंश में भी थे, इसलिए तो उसने तुगलकनामा लिखा है। अमीर खुसरो के जो गुरु थे, उनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया, नाम सुने होंगे, जिसने कहा था दिल्ली अभी दूर है, सुने होंगे आप, दिल्ली अभी दूर है, लोग कहते हैं ऐसे बोल देते हैं दिल्ली अभी दूर है। तो ये शब्द किसने बोला था? निजामुद्दीन औलिया ने बोला था। किसके गुरु थे? अमीर खुसरो के गुरु थे। और जानते हैं निजामुद्दीन औलिया के मरने के बाद अगले ही दिन अमीर खुसरो भी मर गया था। और अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी जब मर जाता है, भाई पैदा हुआ तो मरेगा ही, उसके मरने के बाद कुतुबुद मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320, इसका पूरा नाम है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। तो ये 1316 से 1320 तक शासक बनता है। इसने खुद को खलीफा कह दिया। देखिए, अभी इनके पहले जो थे अलाउद्दीन खिलजी, वो अपने आप को खलीफा के नियंत्रण से मुक्त रखे कि हमें खलीफा से कोई मतलब नहीं। लेकिन उसके पहले जो शासक होते थे, जब शासक बनते थे तो खलीफा से स्वीकृति लेते थे कि हमें शासक की, हमें सुल्तान की स्वीकृति प्रदान करें। अलाउद्दीन खिलजी आए, बोले कि मुझे खलीफा से कुछ लेना देना ही नहीं। और जब ये मुबारक खिलजी आए, मुबारक शाह खिलजी, तो ये बोले कि मैं ही खलीफा हूँ। इसने खुद को खलीफा कहा। यह दरबार में नग्न जाया करता था, मतलब एक प्रकार सनकी था, नंगे ही दरबार में घूम लिया करता था। सोचिए, कोई शासक हो, कोई राजा हो, और नंगे बिना कपड़े पहने दरबार में घूमता रहे और बोले कि मैं राजा हूँ, कुछ भी करूँ। हाँ, वो एक गाना है ना कि मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी, सेम बात है। ये राजा हैं, कुछ भी करें, नंगे ही दरबार में घूमा करते थे। तो लोग कहते दिमागी डिस्टर्ब है, स्क्रू ढीला हो गया इसका। दिमागी डिस्टर्ब था तभी तो खुद को खलीफा बोल दिया। इसने देवगिरी पर आक्रमण कर उसका नाम बदलकर कुतुबाबाद रख दिया था। देवगिरी याद होगा आपको, महाराष्ट्र में है, जहाँ पर शासक थे रामचंद्र देव, याद होगा आपको, यादव वंश के। तो वहाँ पर आक्रमण किया, उसका नाम ही बदल दिया, कुतुबाबाद रख दिया। उसके बाद कोई योग्य शासक नहीं हुआ, धीरे धीरे ये खत्म हो गया। इसके बाद कई अयोग्य शासक हुए और धीरे धीरे ये वंश पतन की ओर चलता गया। और लास्ट में एक शासक था नासिरुद्दीन खुसरो शाह, और ये 1320 तक था। 1320 में क्या हुआ कि एक नाम सुने होगा, गाजी मलिक के नाम से मशहूर था, जो कि तुगलक वंश की स्थापना करता है गयासुद्दीन के नाम से, याद होगा आपको, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, याद जानते हो। उसे गाजी मलिक कहते थे उस टाइम। दीपालपुर में इक्तेदार था, इक्तेदार समझते हो ना, जिन्हें ज़मीन दी जाती थी। तो इक्तेदार था, इसने क्या किया, खुसरो शाह की हत्या करवा दी और एक वंश की स्थापना की, तुगलक वंश। तो इस तरह से खिलजी वंश समाप्त हो जाता है। खिलजी वंश में हमने जितना भी बताया है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी, उसको आप याद रखिएगा। उसके बारे में जितनी बातें बताई वो सब याद रखिएगा। खिलजी वंश में उसी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपको पढ़ने के साथ साथ ये भी पता करना होगा कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उससे ही आपको रटना होगा, उसी को तैयार करना होगा। दूसरी बात, इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत आप हमारे लिए भी करिए। चैनल को ज़रूर लोगों के पास शेयर करिए ताकि लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ। अगले एपिसोड में, मतलब अगले पार्ट में हम चलेंगे तुगलक वंश में, उसको भी समझेंगे डिटेल से। इस एपिसोड में बस यहीं तक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें,